गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9 to 12 जो हमारा टॉपिक चल रहा था 10th उसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब आज से हम लोग 9th 10th क्लास का एक नया टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ग्रामर से रिलेटेड, ये आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं और इन्हें अच्छे से आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन टॉपिकों की वजह से आपको एग्जाम पेपर के भीतर ग्रामर को सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है। तो आइए करते हैं शुरुआत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो देखें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं हम कर्मवाच्य। देखिए कि सबसे पहली बात तो वाच्य क्या चीज होती है, यानी कि वक्ता के द्वारा, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति रहता है उसके द्वारा कहा गया कोई भी कथन जो है, वाक्य जो है, वही वाच्य कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि कर्तृवाच्य जो होगा उसके अंदर आपको जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो शुरुआत में देखने को मिलेगा, और जो आपके पास में कर्मवाच्य होगा उसके अंदर आपको कर्म पहले और कर्ता का स्थान बाद में नजर आएगा। और जो कर्मवाच्य रहता है उसके अंदर हिंदी में यदि देखा जाए तो द्वारा, के द्वारा आदि शब्द देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि इंग्लिश में बात की जाए तो इसके अंदर सब्जेक्ट से पहले आपको बाई देखने को मिलेगा, और यही एक्टिव पैसिव की सबसे बड़ी पहचान है। आज हम आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं इसके टॉपिक के भीतर। तो आज आप सिंपल सेंटेंस जो हम बनाएंगे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है ये चीज हमें समझनी है, और जो इसका एक फिक्स सूत्र रहता है वो अभी आप लोगों को बताया जा रहा है बोर्ड पर, उसे अच्छे से आप समझे और आज से समझ लीजिए कि आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हें अच्छे से आप लोगों को समझना है। कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा। जब आपके साथ में सामने प्रत्यक्ष रूप से क्लास होगी कक्षाओं के अंदर, तो उस समय आपको इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको इन ग्रामर के टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी यदि समस्या आती है तो आप लाइव क्लासेस के भीतर अपनी समस्या को सॉल्व करवाएं, अपने प्रश्नों को पूछें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर आपके घर बैठे ही जानकारी दे सकें। तो आइए करते हैं शुरुआत एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखनी है कि कोई भी यदि वाक्य आपका आएगा एग्जाम पेपर में तो आप लोगों को एक्टिव कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्रश्न आएगा वो एक्टिव वॉइस में दिया जाएगा, और जब आपको जवाब देना है तो पैसिव वॉइस के रूप में बदला जाएगा। तो कैसे होता है, किस तरीके से वाक्य आता है, सारी बातें हम समझते हैं। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले तो पैसिव को यदि हमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस यदि बनाना है, तो ये पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस का तरीका बताया जा रहा है आपको। ध्यान रखें कि सिंपल सेंटेंस में इसका रूल जो होगा वो कैसे होगा पैसिव बनाने का। तो इसमें आपको ये सूत्र बनाने से पहले मैं कुछ समझाना चाहता हूं। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, मान लीजिए ये आपके पास एक वाक्य आ गया बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर, तो आपको क्या करना है कि जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है आपके पास, ही इज दे रखी है आपके पास हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हो गया आपका मेन वर्ब, और ए लेटर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये आपके पास चीजें नजर आ रही हैं, तो आपको करना क्या है कि इस उदाहरण के भीतर आपको 4 चीजें देखने को मिल रही हैं। अब यदि आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से बनाया जाएगा ये चीज हमें समझनी। तो सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो कंडीशन आएगी, एक्टिव वॉइस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा पैसिव बनाते समय उसका स्थान पीछे हो जाएगा, और जो आपके पास में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका स्थान आगे आ जाएगा। ये बात अपने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक्टिव पैसिव वॉइस का सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है उसके भीतर जो सब्जेक्ट रहता है उसको आप ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको आप सब्जेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि दोनों का स्थान आपस में बदल जाता है। अब एक अगला जो नियम है पैसिव वॉइस का वो ये याद रखना है कि
पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा जो फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, वो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म काम में ही नहीं आ सकती है, ध्यान रखना है। तो दूसरी बात अपन ने विशेष रूप से ध्यान रखी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तीसरी विशेष बात कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में बनकर के सबसे लास्ट में जाएगा, तो उस सब्जेक्ट से पहले आप लोगों को बाई का प्रयोग करना होगा। ये कंपलसरी है, ध्यान रखना है। कुछ वाक्यों में स्थिति के हिसाब से बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अधिकतर जो वाक्य आते हैं उन सब में आपको बाई का प्रयोग करना है। तो देखिए, प्रमुख जो नियम थे वो आप लोगों को बता दिए गए, वापस अच्छे से सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर पे जो नियम है वो ये है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सेकंड नंबर का जो नियम है वो ये कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, और जो आपका सबसे लास्ट में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट से पहले आप लोगों को बाई का प्रयोग करना है। तो यही इसके विशेष नियम है, मूल जो असली रूल्स है वो यही है। अब कैसे बनेगा, अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम्पल में कि चार चीजें आपको नजर आ रही है। अब इसका यदि पैसिव का रूल बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले नियम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को आप आगे लाएंगे, उसके बाद जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है आप उसे लिखेंगे, प्लस यहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ शब्द होते हैं जिनको भी रूल के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। तो वो कौन से होते हैं, जैसे बी, बीन, बीइंग या नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से ये रूल होता है। आपको इस सूत्र के अंदर चार चीजें हैं, ये सभी नजर आ रही हैं ब्रैकेट के भीतर। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के भीतर चीजें आई हैं ये हर नियम पे लागू नहीं होगी। कुछ विशेष कंडीशन में जब एक्टिव वॉइस आएगा तो सिर्फ उनके अंदर ही ये चार चीजें हमें लगानी है। तो बताते हैं आपको वो चार परिस्थितियां कौन सी होती है जिनके भीतर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, बी का प्रयोग करते हैं जब हमारे साथ कोई भी मॉडल का प्रयोग होता है, जैसे विल, शैल, कैन, मे, कुड, शुड, वुड, मस्ट, माइट, डेयर, नॉट, नीड टू, ऐसे जितने भी मॉडल आते हैं इन सभी मॉडलों के साथ में आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी का प्रयोग आप लोगों को करना होगा। अगला शब्द बीन का प्रयोग आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीन का जो प्रयोग है इसका प्रयोग किया जाएगा हैज, हैव और हैड नाम की हेल्पिंग वर्ब को देखने के बाद। यानी कि वाक्य में यदि आपको हैज, हैव, हैड देखने को मिला तो आप समझ जाएं कि उस वाक्य के अंदर आपको बीन का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्ड की, बीइंग। अब इसका एक छोटा सा जो तुक्का है, देसी तुक्का, वो आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, आईएनजी, यहाँ आप लोगों को आईएनजी नजर आ रहा है बीइंग शब्द के अंदर। तो आप कैसे ध्यान रखें कि कहां पर आपको आईएनजी काम में लेना है। तो आपको याद रखना है कि जो भी वाक्य ऐसा आया कि जिसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आई, तो आप तुरंत समझ जाएं कि उसके अंदर बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा बता देते हैं कि जैसे बीइंग की मीनिंग में आईएनजी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आईएनजी दिखने की वजह से आप तुरंत समझ जाएं कि जो भी आपका वाक्य आएगा आईएनजी फॉर्म से बना हुआ, तो उसके अंदर आपको बीइंग शब्द का प्रयोग करना है। अब चौथा जो शब्द है वह है नॉट। नॉट का प्रयोग कहाँ करना है? नॉट का प्रयोग अपने को तब करना है जब वाक्य के भीतर नॉट पहले से ही दिया हुआ हो। तो आप वाक्य के हिसाब से थर्ड नंबर पर नॉट लगा करके अपने पैसिव वॉइस को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके जो बेसिक नियम थे वो भी आपको बताए, दोबारा बता देते हैं कि बी का प्रयोग कहाँ होगा। बी का प्रयोग होगा मॉडल्स के साथ। तो अभी आपको कैन, शैल, विल, मे, मस्ट, माइट, यूज्ड टू आदि शब्द बताइए, सभी मॉडल्स हैं, सभी के साथ बी का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ। और यदि बीइंग शब्द का प्रयोग करना हो तो बीइंग शब्द काम में आएगी कि जहां भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में आएगी उसके साथ। और नॉट का प्रयोग यदि वाक्य में पहले से दिया हुआ हो
तो आपको नोट का प्रयोग करना है। यदि वाक्य में नोट नहीं आया तो आपको कोई नोट शब्द का यूज नहीं करना है। तो यहाँ तक आपको जो मेन रूल थे वो अभी आपको बताए। फिर भी स्टूडेंट्स को अक्सर ये नियम याद नहीं रहते, तो उसके लिए हम आपको अब एक सारणी बता रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन से नियम लागू होते हैं, किस तरीके से इनको बदला जाता है। तो आइए उस सारणी के बारे में जानते हैं, कैसे बनाते हैं वो सारणी, आइए देखते हैं। यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा है कि पैसिव वॉइस का जो रूल है वो ये रहेगा, सिंपल सेंटेंस यदि अपने पास दिए हुए होते हैं तो उस वाक्य में ये रूल बनेगा। तो देखें, अब आपको सारणी बताई जा रही है कि सारणी कैसे बनेगी, तो वापस अच्छे से देख लें पैसिव वॉइस का रूल क्या बनेगा। यहां पर लिख लीजिए एक्टिव वॉइस, यहां पर लिख लीजिए पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर अपने को क्या सूत्र याद रखने हैं, देखिए। यदि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यदि आती है, तो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आने पर पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसका जो रूल बनेगा वो ये होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका रूल होगा। यदि मान लीजिए इसका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सूत्र आता है डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज होगा इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। थर्ड नंबर का जो सूत्र है वो है इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसे हम चेंज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ नंबर का रूल है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सीधा पास्ट टेंस में आ जाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका बनेगा पैसिव वॉइस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेवंथ नियम है वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट्थ नियम कहता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाइन्थ नियम नंबर कहता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां लगाएंगे विल शैल प्लस वर्ब की
सॉरी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 10वां नियम कहता है विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां सूत्र में बनेगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक तो है टेंस के नियम, और इसके बाद मॉडल्स के नियम स्टार्ट होते हैं कि मॉडल्स कोई सा भी आ जाए, कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट, माइट, यूज्ड टू, ought to, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना है ये सभी हैं मॉडल्स। मॉडल्स के साथ जोड़ेंगे हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से करके आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। दोबारा देख लें, ये आपके पास चार सूत्र हैं, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हैं। ये आपके पास चार सूत्र हैं, ये पास्ट टेंस से रिलेटेड हैं। ये दो सूत्र हैं फ्यूचर टेंस से रिलेटेड हैं, और बाकी बचा हमारा 11वां नंबर का सूत्र। तो 11वां नंबर का जो सूत्र है वो आपका मॉडल से रिलेटेड है। 11 के 11 सूत्र अभी आप लोगों को बता दिए गए हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र था प्रेजेंट, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करा तो इस तरीके से बदला। यहाँ आपने डू डज नॉट देखा तो देखा सूत्र में, यहाँ पर भी नोट लगाया हमने। यहाँ आईएनजी फॉर्म आई तो इसलिए हमने बीइंग शब्द का प्रयोग करा। यहाँ हैज हैव का प्रयोग आया तो बीन लगा दिया। यहाँ सेकंड फॉर्म आई तो वाज और थर्ड करा। नोट आया तो नोट यहाँ भी लगाया हमने। वाज और दिखा, आईएनजी आई, फिर वापस बीइंग का प्रयोग करा। तो ये इसी पैटर्न के ऊपर पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस चलता है। तो सिंपल का यदि कोई भी वाक्य आता है या किसी भी अन्य टेंस का कोई भी वाक्य आता है तो आपको इस सूत्र, इस पूरी की पूरी टेबल को नहीं भूलना है। इसके बेस पर ही आपके सारे पैसिव वॉइस कंप्लीट होंगे। तो इस टेबल को अच्छे से दिमाग में बैठाना है। अब सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान कैसे रखना है कि ये जो सूत्र हैं वो इसके अंदर चेंज होंगे या ऐसे बनेंगे। आप इनको चाहें तो मैं आपको वो भी बताता हूं कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहे हैं। देखें, आप सभी जानते हैं कि किसी भी टेंस के चार भाग होते हैं। किसी भी टेंस के चार भाग होते हैं। अब इन चार भागों को यदि चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करें। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए इंडेफिनिट में प्रेजेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट के भीतर मान लीजिए चार वाक्य हैं। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के अंदर सबसे पहला नियम चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एलियस चलता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके पास इंडेफिनिट का टेंस आया है उसे आप अगले भाग के अनुसार चेंज करें, लेकिन सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ड जो होगी अगले भाग की आएगी, लेकिन जो फॉर्म होगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। जैसे परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर इसे हम लोग चेंज करेंगे। और याद रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो सिंस फोर वाला, उसके अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसको हाथ भी नहीं लगाना। और कंटिन्यूअस टेंस जो है वह अपने भीतर ही चेंज होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो वैसी की वैसी रहती है। जो उसकी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन एक अलग से शब्द ऐड हो जाता है बीइंग। यदि इस पूरी टेबल को आप समझेंगे तो ये बात अच्छे से और समझ सकते हैं। आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अभी मैं ये चीज और क्लियर करता हूँ। इस सारणी को आप वापस एक बार दोबारा अच्छे से देख लीजिए। इस सारणी के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं। इस सारणी को आप अच्छे से एक बार देख लें, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। टेंस पढ़ाया जा चुका है, एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक चल रहा है, तो ये पूरी सारणी आपको ध्यान रखनी है।
तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ये पूरा क्या है, किस तरीके से बना है। मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। तो देखें, आइए इस सारणी को साफ करके हम बनाना सीखते हैं, फिर आप सभी अच्छे से इस सारणी को बगैर याद किए आसानी से बना पाएंगे। देखिए, अभी आपको मैं समझा रहा था। अब मान लीजिए जैसे मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब मान लो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने कैसे करना है। अब देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसमें जो नेगेटिव का सूत्र आता है वो आपका रहता है डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म। जब आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यदि आप परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस का सूत्र रहता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो सूत्र होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सूत्र रहते हैं। अब आपको हम ये समझाने जा रहे हैं कि पैसिव वॉइस में इनके जो सूत्र हैं वो कैसे तैयार करें, हमने टेबल कैसे बनाए। देखिए, हमारा कहना ये है कि यदि मान लीजिए किसी भी टेंस को आप पढ़ लीजिए, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस आप पढ़िए, तो जैसे उसका इंडेफिनिट भाग आएगा तो उसको आप कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। अब कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य आ गया, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल वाक्य के अंदर उस रूल को चेंज कर देंगे। यदि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो यहाँ पर सिंपल में थोड़ी चेंज करेंगे उसे, जैसे कि हमने ऊपर नेगेटिव सेंटेंस आया है, नीचे भी हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब ये तो बात हुई इंडेफिनिट को अपने कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि यदि परफेक्ट टेंस आए तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भीतर चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के भीतर जो फॉर्म आ रही है वो आपको नहीं लगानी है। फॉर्म आपकी हमेशा एक्टिव पैसिव के नियमों के अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। और अब परफेक्ट कंटिन्यूअस स्वयं आ जाए, हेल्पिंग पहली बात तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो रहता है उसके भीतर एक्टिव पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, इसलिए ये टेंस तो आप समझ लीजिए आएगा ही नहीं। अब परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप बदलेंगे। अब कैसे नियम बनेंगे देखें, मैं आपको पूरी सारणी बता रहा हूं कैसे सारणी बनती है। एक्टिव वॉइस लिख लिया हमने, यहाँ पैसिव वॉइस लिख लिया। अब ये सारणी बनी तो बनी कैसे, तो देखिए, सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सूत्र को लीजिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल का सूत्र है आप उसको यहाँ पर रख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस हमने रख लिया। अब हम इसका पैसिव वॉइस में जब रूल बढ़ाएंगे तो कैसे, तो अभी हमने समझाया इंडेफिनिट का कोई सा भी भाग हो, यानी कि इंडेफिनिट भाग हो और उसका यदि सिंपल सेंटेंस का रूल आया जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, हमको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने की वजह से हम इसको कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अब कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, जो इसकी मेन वर्ब है इसको काम में हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है एक्टिव पैसिव वॉइस के भीतर वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो जो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है उसको आप यहां लिख लीजिए, और यहां पर आपको दिख रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन आपको पता है एक्टिव पैसिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म काम में नहीं आती, इसलिए यहां पर कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपका ये सूत्र तैयार हुआ। आप टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस को हम चेंज करेंगे इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखिए, ये तो हुआ सिंपल का रूल। अब हम नेगेटिव के रूल को पकड़ते हैं। मान लीजिए आगे डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सूत्र आ गया, इसको आप चेंज करेंगे तो इसको अब देखें,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव का सूत्र है, लेकिन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में आपको हेल्पिंग दिख रही है इज एम आर, तो आप यहां पर लिख लें इज एम आर प्लस। अब देखिए हेल्पिंग तो हमने इज एम आर लगाई, लेकिन यहां वाक्य कैसा था, नेगेटिव था, इसलिए यहां भी वाक्य कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो इसलिए हम लोगों ने लगाया नॉट प्लस। फॉर्म आपको पता ही है कि यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, क्योंकि पैसिव वॉइस में आईएनजी काम में नहीं लेते, थर्ड फॉर्म लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। अब देखें ये तो हो गए इंडेफिनिट के दोनों नियम पूरे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए परफेक्ट टेंस आ जाए। चलो मैं सबसे पहले कंटिन्यूअस के बारे में बता देता हूं। इज एम आर प्लस और क्या आईएनजी फॉर्म, इज एम आर प्लस और क्या आईएनजी फॉर्म। एक्टिव पैसिव में ये चीज ध्यान में रखनी है कि मान लीजिए आईएनजी फॉर्म वाला कोई भी वाक्य आ गया, यानी कि कोई भी वाक्य आप ऐसा देखो जिसमें और क्या आईएनजी फॉर्म काम में आ रही हो, तो आपको क्या करना है कि वो टेंस जो है, यानी कि जो कंटिन्यूअस का भाग है, वो अपने अंदर ही घूमेगा। अपने अंदर घूमने से मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब है वो की वो आएगी, और उसके अंदर बीइंग का प्रयोग करा जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि इज एम आर प्लस और क्या आईएनजी फॉर्म का कोई वाक्य आ गया कि जैसे ही इज रीडिंग ए लेटर, मान लीजिए ये वाक्य आ गया। अब आपको मान लीजिए एक्टिव पैसिव बनाना नहीं आता, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गई, तो आपको ये डिसाइड करना, अच्छे से समझना है कि यहाँ पर जो आपका इजेएमआर है वो इजेएमआर ही आएगा। तो हम ये चीज समझें कि इजेएमआर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आई है तो हेल्पिंग वर्ब तो वही की वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस आईएनजी फॉर्म होने के कारण हम यहाँ लगाएंगे बीइंग, और साथ में फॉर्म जो लगेगी वो होगी थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इस रूल को हमने बदला। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की, यानी कि थर्ड नंबर का भाग आया है, तो इस थर्ड नंबर के भाग को आप नेक्स्ट भाग में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखें कि फोर्थ नंबर का रूल है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसा यहाँ आपको दिख रहा है हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया, तो उसके बाद में हैज थर्ड फॉर्म को हम नेक्स्ट भाग में बदलेंगे, तो हैज के साथ में हमें जुड़ेगा बीन, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म को फिर हटा दिया जाएगा और इसकी जगह फॉर्म आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे हम चेंज करेंगे, तो जो सूत्र होगा वो होगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको ये पूरी सारणी जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप अच्छे से इस पूरी सारणी को बना पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक्टिव पैसिव के रूल चलते हैं और किस प्रकार से हम बनाते हैं। अब इसके 2-4 उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद कल के वीडियो में इसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो देखें, अब जैसे कि मान लीजिए ये 4 नियम आपको दिख रहे हैं, इन चारों में से आपको उदाहरण बताते हैं कैसे बनेंगे। देखें, देखिए ही प्लेज क्रिकेट। मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया, आपको करना क्या है, सबसे पहले वाक्य समझना है कि किस टेंस का है। अब जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है प्ले, ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस साथ में इसमें जुड़ा हुआ नजर आ रहा है एस। अब जरा चेक करिए कौन सा सूत्र है आपका, ये एक्टिव पैसिव की इस कंडीशन पे काम कर रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके साथ में या तो एस जुड़ा मिलेगा या ये जुड़ा मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इसको किस में चेंज करना है, इजमार लगाना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब कैसे चेंज करेंगे, देखें यहाँ पर आपको ये कंडीशन है, और ही जो है ये है आपका सब्जेक्ट, और क्रिकेट जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाए, नियम कहता है कि आप काम में लिए ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या था, क्रिकेट, तो इस क्रिकेट शब्द को आप आगे लिख लें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी, इसके अंदर तो है ही नहीं, लेकिन हमारा नियम कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस वाली कंडीशन चल रही है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, इज एम आर। अब चेक कर लीजिए, क्रिकेट एक वचन शब्द होता है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे हम इज। उसके बाद इनमें से चेक करते हैं क्या कोई वर्ड लगना चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर बी, बीइंग, बीइंग नॉट, इस पूरे रूल में कहीं पर भी इन चारों शब्दों का कोई वर्णन नहीं है, तो इसलिए ये चारों शब्द यहाँ नहीं लगेंगे।
उसके बाद इन चीजों को ब्रैकेट में इसीलिए देखा गया है कि जरूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करना है, जरूरत नहीं होगी तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट अगले टॉपिक पे चले जाइए। वर्ग की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले क्रिया चल रही है, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद में लगाएंगे हम बाई, सब्जेक्ट अपने पास था ही। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में अपने को सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखनी है याद कि जो भी आपका सब्जेक्टिव रूप आएगा उसको आप ऑब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे। जैसे आई आया, आई को आप मी में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए वी आया तो वी को आप अस में बदलेंगे। यदि आपके पास में जैसे मान लीजिए यू आया तो यू को यू में बदलेंगे। ही आ गया तो ही को बदलेंगे हम हिम में। मान लीजिए शी आया, शी को बदलेंगे हम हर में। इट है तो इट को बदलेंगे हम इट में। दे आ गया तो दे को हम बदलेंगे देम में। और यदि नेम आ गया तो ध्यान रखना है नेम में कोई परिवर्तन नहीं करना, यानी कि इन शब्दों को तो हम चेंज करेंगे, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है तो उसको चेंज नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा को वैसा ही रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब ध्यान ये भी चीज रखनी है कि आई का तो मी बनेगा, लेकिन कई बार कैसी वो इसमें मी शब्द दे दिया जाता है तो आपको वापस ध्यान रखना है ये आई के रूप में भी कन्वर्ट होगा। आपस में बदलेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव रूप ऑब्जेक्टिव में बदलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बदलेगा जरूरत के हिसाब से। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब आप आसानी से किसी भी एग्जाम्पल को कर सकते हैं तैयार, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा ऑब्जेक्ट को हमने लगाया, सूत्र के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इनकी जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद में बाई का प्रयोग कर दिया और यहाँ सब्जेक्ट था अपने पास ही। अब ही को हमने चेंज कर दिया किसके अंदर, हिम के अंदर। तो यहाँ पर हमने इसका वाक्य बना दिया हिम। इस प्रकार से इस वाक्य को हमने तैयार किया। नेक्स्ट जो उदाहरण है वो भी आप देख लीजिए। मान लीजिए जैसे आई डू नॉट रीड ए लेसन, ये सेंटेंस आपका आ जाता है। चेक कर लीजिए कौन सी कंडीशन चल रही है। यहां आपको दिख रहा है डू आया, साथ में नॉट आया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। चेक करिए इनमें से कौन सी नियम चल रहा है। आपको सभी को अच्छे से पता है सेकंड नंबर का नियम चल रहा है, डू के साथ में नॉट आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये कंडीशन चल रही है। तो ये बदलेगी किसमें, इजेमार के साथ में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये आपका आई क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका शब्द दिया हुआ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई रही है और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब बदलें इसको, कैसे बदलेंगे देखें। सबसे पहले नियम कहता है ऑब्जेक्ट को लगाएं। ऑब्जेक्ट था आपके पास ए लेसन, यहाँ पर डू दिया हुआ है, चेक करें डू डज को चेंज करेंगे जेमार में। लेसन की संख्या है एक, इसलिए हम लोग लगाएंगे इज। नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट पर की थर्ड फॉर्म। अब रीड क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म इसकी ये होती है, थर्ड फॉर्म की मीनिंग भी यही होती है, लेकिन बोलते समय इसे रेड पढ़ते हैं तो इसलिए थर्ड फॉर्म लगा देंगे रेड। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम लगाएंगे बाई, और सब्जेक्ट था आपके पास आई, आई को हम चेंज कर देंगे मी। इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट होता है कि ए लेसन इज नॉट रेड बाई मी, ये आपका वाक्य कंप्लीट। अब यदि इसमें कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आप अपनी जो पिछले ग्रामर्स की बुक है उनके अंदर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं इसी टॉपिक के साथ। इस पूरी सारणी को आपको अच्छे से याद रखना है, टेंस जो है किस तरीके से बदलेंगे, कैसे सूत्र बनाए जाएंगे, कैसे टेबल बनेगी, तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का वीडियो यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।